नमस्कार। अ, आप सभी का आज की जो हेल्थ टॉक है स्पिरिगल माइक्रोग्रीन्स की, इसमें आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम अनिल जायसवाल है और मैं एक अर्बन फार्मर हूँ। और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा है, हमारी जो हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच डॉक्टर सुरेश सहगल साहब उपस्थित हैं, जो कि एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और मैं डॉक्टर सहगल साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना परिचय दें। थैंक यू अनिल। मैं डॉक्टर सुरेश सहगल, MBBS, MS एंड माय एक्सपीरियंस इज इन ऑन्कोलॉजी। मैंने भोपाल से MBBS किया। उसके बाद 1976 में मैं बॉम्बे चला गया और मैंने अपनी शुरुआत जसलोक हॉस्पिटल से की। उसके बाद ब्रीच कैंडी, टाटा हॉस्पिटल से मैंने अपना MS किया, जो जनरल सर्जरी का था, लेकिन सारा एक्सपीरियंस मेरा ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी का रहा है। इसके अलावा मेरा अटैचमेंट जो थे वोकार्ट हॉस्पिटल में था, SCG हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके साथ था करुणा हॉस्पिटल और कई और दूसरे हॉस्पिटल्स में मेरा अटैचमेंट था। डॉक्टर साहब, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो माइक्रोग्रीन्स आखिर होता क्या है? ये माइक्रोग्रीन्स एक्चुअली आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं, जो साइंटिफिक बेसिस पे, जिसके बारे में आजकल क्योंकि 2000 से ज़्यादा पेपर पब्लिश हो चुके हैं इस पर, और ये पौधे की वो अवस्था है जिसमें पौधा अंकुरित होकर एक छोटा सा जिसे कहना चाहिए पौधा बनता है, जिसकी बीज से अंकुरित होने के बाद एक स्टेम और 2 पत्तियां उसमें उत्पन्न होती हैं। उसी अवस्था को माइक्रोग्रीन कहा जाता है और इसके बहुत सारे ज़्यादा फायदे हैं और कई फायदे ऐसे हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट हुआ। जैसे इसका यूज़ कैंसर में, तो मैंने इसके ऊपर अनिल जी से बात करने की सहमति दी है और इसमें मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ही रोचक जानकारी सर आपने दी है कि इन छोटी पत्तियों में एक अद्भुत पोषण छिपा हुआ है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि माइक्रोग्रीन्स का उपयोग हम कैंसर या जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की रोकथाम में कर सकते हैं और इसका लाभ आम जनता कैसे ले सकती है? अगर इसको सरल रूप में समझें तो जो बीज से 2 पत्ती और एक छोटे तने की जो अवस्था होती है, वही अंत में जाकर पूरा एक पौधा बनता है। और जो हम लोग बात करते हैं कि उसमें सारे पौष्टिक तत्व हैं, वो उसी से आते हैं, लेकिन इस अवस्था में वो सारे तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कैंसर में मदद करते हैं, कैंसर को कंट्रोल करने में। तो उस विषय पर काफ़ी आजकल रिसर्च चल रहा है। जैसा मैंने कहा, अराउंड 2000 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, तो उसमें सब में ये जानकारी दी गई है कि इनका रोल कैंसर में बहुत है, खासकर कैंसर, कोलन कैंसर, GI कैंसर, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट और पेनक्रियास वगैरह के जो कैंसर्स हैं, उसमें इसका रोल काफ़ी पाया गया है। डॉक्टर साहब, हम ये जानकारी चाहते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन, जो बचाव, अगर कोई बीमारी होने वाली है
और बीमारी होने के पहले ही अगर हम कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी है जो कि हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा हम कैंसर को होने से पहले ही 30 से 40%, जैसा आप अभी हम चर्चा में बात कर रहे थे कि हम कैंसर का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने अनिल जी, क्योंकि जैसा आपने भी कहा, WHO की फाइंडिंग्स में 30 से 40% और कुछ देशों में 30 से 50% जो कैंसर के रोग हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ये जो प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं उसमें 4-5 चीज़ें बहुत महत्व की हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हैबिट, जिसमें टोबैको है, अल्कोहल है और दूसरे खराब पदार्थ जो लोग यूज़ करते हैं वो है। दूसरे नंबर पर आता है डाइट। डाइट का बहुत महत्व है, क्योंकि ये सब हर एक आदमी यूज़ कर रहा है, इसलिए ये टोबैको और स्मोकिंग नहीं है जो सिर्फ वही लोग यूज़ कर रहे हैं जो करते हैं। डाइट हर एक आदमी यूज़ कर रहा है, इसका बहुत रोल है इसमें। तीसरा आता है मोटापा। मोटापा, आप जैसे सबको पता है कि देश में मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बोला है कि मोटापे की रोकथाम के लिए हमें शुगर नहीं खाना चाहिए या सॉल्ट्स नहीं लेने चाहिए। उसके बाद आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि जो हम लोगों की सीडेंटरी हैबिट है जिसमें हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। और तीसरा आता है इन्फेक्शन। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो प्री कैंसरस कंडीशंस में तब्दील होने के लिए फेमस हैं। तो वो इन्फेक्शंस अगेन उनका भी कंट्रोल, ये अगर 5 चीज़ें हम कंट्रोल कर लेते हैं, और ये 5 चीज़ें मॉडिफाइबल हैं, क्योंकि आप अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं, आप अपना डाइट चेंज कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना मोटापा घटा सकते हैं, और आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इन्फेक्शन से बचने के साफ सफाई के अलावा वायरस भी रीजंस हैं। तो एंटीवायरल ड्रग कैन बी यूज्ड, जैसे कई एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कैंसर के लिए स्पेसिफिकली यूज होती हैं। सर्विक्स का कैंसर है, उसके लिए एंटीवायरल ड्रग यूज होती हैं जो 17 साल की उम्र से पहले लड़कियों को दी जाती है। तो वो चीज़ें यूज करने से हम ये 40 से 50% की जो संख्या है उस पर प्रिवेंशन के कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है कि कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जो 5 चीजें आपने बताई है, अगर हम इन पे 5 चीजों पे अगर हम काम करते हैं, जैसे एक्सरसाइज आपने बताया है, आपकी डाइट के बारे में बताया है, अगर कोई अल्कोहल और टोबैको का उपयोग करता है, तो हम कैंसर को होने के पहले ही, मतलब इलनेस के पहले ही हम वेलनेस पे काम कर सकते हैं। और जो हमारा स्पिरिकल माइक्रोग्रीन है, जिसमें कि हम जो हमारा जो विजन एंड मिशन है वो है मैक्रो वेलनेस, मतलब माइक्रो ग्रीन एंड मैक्रो वेलनेस। तो हम भी ये चाहते हैं कि बीमारी होने के पहले ही उसकी रोकथाम के प्रति अगर हम जागरूक हैं तो हम काफी कुछ इसमें हम रोगों को रोक सकते हैं। और एक डेटा जो मुझे मालूम है कि कैंसर को रोकने के लिए या इसकी जो उपाय के लिए या इसके इलाज के लिए करीब 75,000 से 1 लाख करोड़ रुपया हमारी जो गवर्नमेंट है इस पे खर्च कर रही है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और निश्चित रूप से इस जानकारी का जो हमारे श्रोता है लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो लाइफ स्टाइल के लिए
या जो डाइट के लिए आप हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अगेन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिक्टिम भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब उसमें आपने जैसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की बात की, इस पे काफ़ी काम हो रहा है। और ये कैंसर के जो प्रिवेंटेबल जो रीजंस हैं उसमें सारी ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिसमें मेनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जो संक्रमणित, जो पास आने से फैलती नहीं है, वो आपके शरीर में उत्पन्न होती हैं क्योंकि आपने गलत हैबिट्स अपनाई हुई होती हैं और उसमें खान पान का बहुत ज़्यादा असर है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो माइक्रोग्रीन्स पे रिसर्च चल रही है, वो रिसर्च ये बता रही है कि नॉन कम्युनिकेबल और इवन कैंसर में भी इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरी आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके इनका महत्व बहुत ज़्यादा होने वाला है, स्पेशली माइक्रोग्रीन्स का। हम लोग जैसे कहते हैं एप्पल से डेट कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब माइक्रोग्रीन्स ऐसे हैं कि आपको वेलनेस की बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कीपिंग डॉक्टर अवे, दे आर टॉकिंग अबाउट द वेलनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो जो इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और दूसरे तत्व हैं, उसकी वजह से इसकी जो माइक्रोग्रीन्स की महत्ता है बहुत ज़्यादा है और उस पर रिसर्च भी हो रहा है। जैसे जो इसके माइक्रोग्रीन्स के बारे में जो पहली 2023 में एक रिसर्च है जो अपने आई वुड लाइक टू मेंशन दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में हुई है, मिस्टर भावेश ने की है 2023 में। साथ में ही वाइक जैंग करके हैं, उन्होंने 2021 में ScienceDirect.com में ये रिसर्च प्रेजेंट की है माइक्रोग्रीन्स के का ह्यूमन वैल्यू इन द ह्यूमन वैल्यू ऑफ माइक्रोग्रीन्स इन ह्यूमन डाइट। तो ये दो महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जो कैंसर से रिलेटेड हैं, वो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी मैं आपको उसके बारे में वो मेंशन करूँ। सर, अभी जब भी हम माइक्रोग्रीन्स की बात करते हैं तो उसमें जो माइक्रोग्रीन का में एक ब्रोकली है, तो ब्रोकली का कैंसर की रोकथाम में क्या रोल है और उसमें ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जो कि अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसका कैंसर की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण रोल रहता है? इसमें जो आपने बताया ब्रोकली और दूसरे जो माइक्रोग्रीन्स हैं, उनका कैंसर की प्रिवेंशन में काफ़ी रोल है। उसमें एक फैमिली जो ब्रेसिकोली फैमिली है ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, उसके ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनके माइक्रोग्रीन्स कैंसर की रोकथाम में बहुत वैल्यूएबल पार्ट प्ले करते हैं। और ये अगर बैलेंस डाइट के साथ ये माइक्रोग्रीन्स लिए जाएं तो इनका कैंसर की रोकथाम में बहुत बड़ा रोल है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि माइक्रोग्रीन्स को कुक नहीं करने का है। इसका जनरली यूज जो होता है वो जिस फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं उनको स्प्रिंग, उसको खाने पर उसको फैलाकर खाया जा सकता है। जैसे पोहे पर उसको तोड़कर कच्चा खाने से ही उसमें जो ज़्यादा तत्व हैं उसका उपयोग होता है। जैसे ब्रोकोली है, उसकी भी जो माइक्रोग्रीन्स हैं उसको भी आप पोहे पर, सूप्स में या सलाड्स पर ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये अंकुरित जो जिसको स्प्राउटेड बोलते हैं उससे अलग है, क्योंकि स्प्राउट में तना डेवलप नहीं होता है और वो दो पत्तियां भी नहीं बनती हैं क्योंकि वो सीड वहीं का वहीं रहता है। तो स्प्राउट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो
इसके मुकाबले बहुत कम है। ऐसा रिसर्च में कहा गया है कि जो वैल्यूज माइक्रो ग्रीन्स की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, इट इज अराउंड 40 to 100 टाइम्स मोर, नॉट परसेंट, 40 to 100 टाइम्स मोर देन द सेम उसकी जो सब्जी उगती है बड़ी होकर उसके कंपैरिजन। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मेरे हिसाब से सबको मालूम होना चाहिए कि माइक्रो ग्रीन्स किस तरह से यूज किए जाएं और किस तरह वो अपने को कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और इसके उपयोग के बारे में भी आपने बताया कि इसको सिर्फ काट करके कच्चा ही, चाहे वो पोहे पर हो, चाहे चटनी के रूप में हो, चाहे आपका पिज्जा में या बर्गर में आप इसको गार्निश करके ले सकते हैं, सैंडविचेस में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और जो भी हम खाना पकाते हैं उसके ऊपर इसको धनिये के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी की पूरी मिले। और इसको कच्चा ही खाना है, इसको पकाना नहीं है, नहीं इसको ऑयल वगैरह में छोकना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ और इसकी रिसर्च के बारे में अगर आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। हाँ, अभी एक्चुअली मैंने जैसे आपको पहले कहा कि तकरीबन 2000 पेपर्स माइक्रो ग्रीन्स पर पब्लिश हो चुके हैं। तो साइंटिस्ट का और डॉक्टर्स का ध्यान इस पर अभी गया है कि इसका जो उपयोगिता है उसको क्यों ना वो सबको उपलब्ध कराया जाए। अभी लेटेस्ट थाईलैंड से एक पेपर पब्लिश हुआ है 2025 में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि किस तरह एक्शन होता है उसका। हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो बैटरी का काम करता है, सेल की एनर्जी की सारी वहां से उत्पन्न होती है, और उस पर जो सबसे ज्यादा एक्टिव उसका जो रहता है ROS बोला जाता है, उसका नाम है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस। उसका नंबर को उन्होंने देखा कि माइक्रोग्रीन यूज करने से वो ROS नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स इन प्रिवेंटिंग द कैंसर, स्पेशली एज ए सेट कोलन। जो ये रिसर्च है 2025 की, वो कोलन और GI कैंसर के बारे में है। तो इस तरह से इवन ब्रेस्ट कैंसर में और दूसरे पेनक्रियास की कैंसर में इसकी उपयोगिता के ऊपर काफी पेपर लिखे जा चुके हैं। तो अब ये इसमें बहुत कम डाउट है कि इसकी उपयोगिता जो है हमारे खाने में वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि जो हमारी सेल्स के माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो इसका रोल है, जो कि हमारी एनर्जी या जिसको बोले कि एज ए बैटरी काम करता है, और शरीर में हमारी लाखों कोशिकाएं हैं, और अगर हमने वो लाखों कोशिकाओं के माइक्रोकॉन्ड्रिया को इस माइक्रोग्रीन के थ्रू अगर हमने उसको एनर्जी देना शुरू किया, उस बैटरी को एनर्जी दिया और उस बैटरी से फिर आपके शरीर को एनर्जी मिल रही है। ये तो एक अद्भुत जानकारी आपने आज दी है, और उसके साथ में आपने जो रिसर्च की बात की है, निश्चित रूप से ये हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी डाइट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, और हम इलनेस पे ना काम करते हुए हम वेलनेस की ओर काम कर रहे हैं। तो आज ये सर, मैं आपसे सहमत हूं इस पर। और जैसे हमने शुरू में ही कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसमें इसका जो महत्व बहुत ज्यादा है। ये लोगों को अगर समझ में आ जाए तो हमारी ये वार्ता को हम लोग सक्सेसफुल समझेंगे कि माइक्रो ग्रीन्स या दूसरी वेजिटेबल्स भी हैं। जैसे लोग ब्लूबेरीज की बात करते हैं, ब्लूबेरीज इज सपोज टू बी वेरी गुड, वो भी ROS की माइटोकॉन्ड्रिया पे ही काम करता है। स्ट्रॉबेरीज हैं, अदर फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, लेकिन वो जिस फॉर्म में अपने पास आते हैं उस फॉर्म में आने तक जो उसकी वैल्यू है, न्यूट्रिएंट वैल्यू,
जिसे आजकल न्यूट्रोस्टेटिकल वैल्यू कहा जा रहा है, वो वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसलिए उनका यूज अगर माइक्रो ग्रीन्स में किया जाए, जैसे ब्रोकली सबको सब्जी उपलब्ध है, लेकिन इसमें अगर उसकी 100 टाइम्स ज़्यादा आपको वैल्यू मिल रही है माइक्रो ग्रीन्स में, तो क्यों ना ये यूज किया जाए। मेरा आपसे ये प्रश्न होगा कि इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि आम जनता तक ना पहुंच सके? सर, ये जो हमारा जो स्पिरिकल माइक्रोग्रीन है, इसकी अगर 4 ट्रे अगर पूरे महीने में भी कोई एक परिवार लेता है, तो इसकी कॉस्ट पर डे 30 से 40 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो कि एक बिस्किट का पैकेट या एक वेपर्स का पैकेट या एक कोल्ड ड्रिंक जो लोग पीते हैं, या हम लोग जो दूसरी चीजें लेते हैं जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है, और मतलब बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट नहीं है, और इसको हम बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। हमारा ये सोच है कि छोटे बच्चों को माइक्रोग्रीन कैसे उगाना है और कौन कौन से माइक्रोग्रीन उगा के वो खुद भी खाएं और अपने पेरेंट्स को भी खिलाएं। और जब बच्चे नेचर या प्रकृति के करीब रहेंगे, तो वो थोड़ा समय जो हमारा जो मोबाइल है या जो रील्स हैं या जो एक मीडिया के साथ उनका जो जुड़ाव हो गया है, उससे थोड़ा दूर हटके वो प्रकृति के करीब भी जाएंगे। तो इसमें एक हमारा प्रयास रहेगा। और डॉक्टर साहब, सेगल साहब, मैं तो चाहता हूं कि आपके जैसे लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में बरसों बरस से काम कर रहे हैं और जो सोसाइटी है उसमें एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वो एक सार्थक कदम होगा। आज हमारा शहर जो इंदौर है, वो इंदौर शहर स्वच्छ शहर में इसकी गिनती होती है। इसके बाद हमारी वायु, जो हमारी एयर है, वो भी सबसे ज्यादा स्वच्छ है। तो हम एक कदम उठाना चाहते हैं कि क्या इंदौर शहर भारत का स्वस्थ शहर बन सकता है, हेल्दीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया हो सकता है। और चूंकि हम कर चुके हैं, तो मुझे इसमें कुछ नहीं लग रहा है कि अगर हम हमारी डाइट में परिवर्तन करके, हमारी एक्सरसाइज पे ध्यान देके, टोबैको और जो दूसरी जो चीजें हैं उसका त्याग करके अगर हम एक नया कदम उठाएं, और एक हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि हम लोग जो गेहूं है, गेहूं के बारे में आप जो गेहूं के ज्वारे या जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो व्हीट ग्रास। हाँ, वो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था वो इसी बारे में था कि जो माइक्रोग्रीन्स की आज बात हो रही है, वो हमारे आयुर्वेद में पहले बात हो चुकी है, जिसमें व्हीट ग्रास का यूज जो है, जो जूस ऑफ व्हीट ग्रास, मुझे याद है टाटा में बैक इन 1980 वी वर एक्चुअली टेलिंग आवर पेशेंट्स प्राइवेटली कि आप व्हीट ग्रास का जूस रोज लीजिए। तो व्हीट ग्रास भी वही 10 दिन का पौधा होता है, 10-15 दिन का पौधा जो माइक्रोग्रीन्स का है। तो मेरा ये कहना था कि हमारी खुद की संस्कृति में ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो उसकी वैल्यू अब हमें अगर पूरी तरह साइंटिफिकली समझ में आ रही है, तो क्यों ना ये घर घर पहुँचे। और जैसा आपने कहा कि इंदौर एक स्वस्थ इंदौर शहर बन जाए, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप इंदौर कैंसर फाउंडेशन के आप डायरेक्टर भी हैं, और हम चाहते हैं कि सर कैंसर का जो फाउंडेशन, जो आपका ट्रस्ट है, उसमें हम हमारे कुछ माइक्रोग्रीन्स भी देना चाहते हैं, और उसमें आप जो भी माइक्रोग्रीन्स बोलेंगे वो हम प्रोवाइड कराएंगे। और जो इसका जो इम्पैक्ट है, जो पेशेंट पे रहेगा, वो रिसर्च भी आप हमारे साथ साझा करें, ताकि एक हम फैक्ट्स एंड रिसर्च के आधार पे लोगों से बात कर सकते हैं कि ये 21st सेंचुरी का सुपर फूड है। और हम एक और जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो माइक्रोग्रीन है,
ये पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फ्री है, हर्बिसाइड फ्री है, तो इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया कि मैं ऑनरी मेडिकल डायरेक्टर हूँ इंदौर कैंसर फाउंडेशन का, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर दिक्पाल धारकर। ही इज़ ऑल्सो ए कैंसर सर्जन। तो हम लोग उसको अभी डेवलप कर रहे हैं इन बिग वे। इट इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड। वी हैव ओटी ऑपरेशन थिएटर है हमारे पास। एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी है जो कैंसर के पेशेंट के आने से ही शुरू हो जाती है, जिसको हम कैंसर सपोर्टिव केयर बोलते हैं। उसमें एक डाइटिशियन का भी इंक्लूड है, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी इंक्लूडेड है, उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट भी इंक्लूडेड है, उसमें एक स्पीच थेरेपिस्ट भी इंक्लूडेड है। तो उसमें दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कैंसर केयर इन इंदौर कैंसर फाउंडेशन, जिसका मैं एज ए सेड आई एम ए ऑनरेरी मेडिकल डायरेक्टर। तो वहाँ भी हम पेपर प्रेजेंटेशन और अलग रिसर्च का काम कर रहे हैं, और आई एम श्योर मैं इस चीज़ को प्रेस में और अपनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, उसमें ले जाके आई विल लाइक टू प्रेजेंट दिस। एक दिन हम आपको वहाँ बुलाएंगे विद योर माइक्रोग्रीन्स, और उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन अपन क्रिएट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी माइक्रोग्रीन्स के बारे में दी है, और आपने आगे का जो एक रास्ता, वे फॉरवर्ड भी बताया है। उसके लिए स्प्रिगल माइक्रोग्रीन्स तहे दिल से धन्यवाद देता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।